नमस्कार दोस्तों। कल एक मैंने पार्ट बनाया था एसओपी मॉडल एसओपी रेलवे बोर्ड ने 2018 में निकाली थी। उसके ऊपर कई लोगों ने वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया मेरे को, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। पार्ट वन मैंने कल बनाया था, पार्ट टू पे हम जाएंगे। पार्ट वन में नॉन गजेटेड का जो एसओपी है हमारा, पार्ट एफ, उससे हम बात कर रहे थे। तो 4 तक हो चुका था पॉइंट हमारा। जिन लोगों ने नहीं देखा उससे मैं कहूंगा, आग्रह करूंगा कि वो स्टार्टिंग से देखे तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री जितने भी हो, चूंकि काफी लंबा है, थोड़ा पार्ट ज्यादा बनेंगे, लेकिन काफी लोगों ने कहा है तो मैं एसओपी पे बात कर रहा हूँ। हम अगला पॉइंट पे बात करेंगे, 5 नंबर है हमारा ये। टू मेक इनिशियल अपॉइंटमेंट्स टू द नॉन गजेटेड पोस्ट, यानी कि नॉन गजेटेड पोस्ट में इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए पावर किसको है। तो वर्डिंग इन्होंने लिखा है टू मेक इनिशियल अपॉइंटमेंट। तो मैं बता दूं, ये इनडायरेक्टली वर्ड है, सीधे सीधे हम बात करें तो अगर किसी, कई बार ऑफिस में कोर्ट केसेस में कई जगह पूछा जाता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात होती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहेगा। तो ये इनडायरेक्टली मतलब है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कि किस अथॉरिटी को इनिशियल अपॉइंटमेंट नॉन गजेटेड में देने का पावर है, मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहेगा। तो इसके अंदर हम यहाँ जाएंगे तक इस कॉलम में, तो 5वें नंबर के कॉलम में। तो सबसे पहले हम जेजी सीनियर स्केल इंचार्ज फुल पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट कंट्रोल बाय देम। जितनी भी नॉन गजेटेड पोस्टें हैं सभी के मामले में जेजी या सीनियर स्केल इंचार्ज है। लास्ट टाइम मैंने सीनियर स्केल की इंचार्ज के बारे में डिटेल बताया था, आप देख सकते हैं। तो जेजी जो एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी जितनी भी पोस्टें ग्रुप सी में माने जा सकते हैं। नीचे जब आते हैं सीनियर स्केल जो ऑफिसर होते हैं, फुल पावर फॉर द पोस्ट अप टू लेवल 5 जीपी 2800 ऑफ द 7th पे कमीशन अंडर देयर कंट्रोल। सीनियर स्केल ऑफिसर जो होते हैं वो अप टू लेवल 5 या 28वां ग्रेड पे तक के कर्मचारियों के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहा जाता है। उनको पावर है इनिशियल अपॉइंटमेंट देने के लिए, तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहलाएंगे अप टू लेवल 5 एम्प्लॉय जो उनके अंडर में काम करते हैं। और लास्ट में जूनियर स्केल असिस्टेंट स्केल ऑफिसर की बात आती है, तो उनको लिए कहा गया है फुल पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट अप टू लेवल 1 एंड आर्टिजन इन लेवल 2 ऑफ 7 पीसी। यानी जितने भी ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं, अस्ट-वाइज ग्रुप डी बोलेंगे, आजकल तो वैसे 7th पे कमीशन के बाद कोई ग्रुप डी रहा नहीं, तो अस्ट-वाइज ग्रुप डी या लेवल 1 1800 जीपी के कर्मचारियों के लिए कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, तो हम कहेंगे जूनियर स्केल ऑफिसर। और आर्टिजन जो कैटेगरी होती है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 1900 जीपी लेवल 2, उनके लिए भी जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जूनियर स्केल रहेंगे, लेकिन सिर्फ आर्टिजन। अगर हम जूनियर क्लर्क की बात करें, जूनियर क्लर्क भी लेवल 2 में होता है और 1900 ग्रेड पे है, लेकिन जूनियर क्लर्क का फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएगा, वो सीनियर स्केल ऑफिसर रहेगा, यानी लेवल 1 से लेकर लेवल 5। इसका मतलब मैं क्लियर कर दूं, लेवल 1 के लिए सीनियर स्केल नहीं होगा ऐसा नहीं है। सीनियर स्केल लेवल 1 से लेकर लेवल 5 का होगा, और जेजी जो होंगे वो लेवल 1 से लेके लेवल जहां भी 7 8 जहां भी जाता है वहां तक होगा। लेवल 9 भी आएगा इन फ्यूचर, तो आएगा। तो लेवल 1 के लिए जूनियर स्केल भी हो सकते हैं, सीनियर स्केल भी हो सकते हैं, और जो है जे ग्रेड भी हो सकते हैं। अब आता है कि क्यों हम, कहाँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसको मानना है, तो मैं आपको बता दूं, खासतौर से डीआर के मामले में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी होगा वही रिमूव डिसमिसल करेगा। तो जहां तक हो सके जो सबसे लोअर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसी से आप रिमूव, अगर डीआर केस में रिमूव कराते हैं या उसी से ही अपॉइंटमेंट लेटर साइन कराते हैं जो है, तो उससे क्या होगा कि वो अपील आपका, मान लीजिए जूनियर स्केल लेवल 1 का एम्प्लॉय है, वो जूनियर स्केल ऑफिसर उसको रिमूव कर अपॉइंटमेंट वही देता है, तो वो इसलिए रिमूव कर सकता है। लेकिन एक बार अगर किसी लेवल 1 के एम्प्लॉय को जे ग्रेड ऑफिसर ने साइन किया अपॉइंटमेंट लेटर के लिए और लिखा भी फोर्थ सीनियर डीपीओ या फोर्थ सीनियर डॉम, फिर वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बन जाएगा, तो फिर उसको रिमूव जो है वो जूनियर स्केल नहीं कर पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं, ये प्रमोशन ऑर्डर होते हैं, उनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही साइन करे, वो जो लोएस्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी साइन करे। हालांकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी लेवल 1 के लिए जूनियर स्केल भी होगा, सीनियर स्केल भी होगा, जे ग्रेड भी होगा, लेकिन लेवल 5 के लिए सीनियर स्केल और जे ग्रेड होंगे, और लेवल 6 के लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का सिर्फ जेजी होगा, नीचे वाले सीनियर स्केल नहीं होंगे। तो लोअर जो पोस्ट होती है उसके लिए सभी अपॉइंटिंग होते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जितना लोएस्ट अथॉरिटी उससे ही आप अपॉइंटमेंट लेटर या प्रमोशन ऑर्डर पे साइन करवाइए। इसमें रिमार्क्स हम पढ़ लेते हैं। कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए फाइनेंस करेंस की आवश्यकता नहीं है। नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अनलेस ए सैंक्शन पोस्ट एग्जिस्ट अगेंस्ट विच अपॉइंटमेंट कैन बी मेड। यानी कोई भी प्रमोशन या अपॉइंटमेंट करना है, ये अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो अपन अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो अपॉइंटमेंट करना है तो आपके लिए पोस्ट होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। रूल्स इन रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू बी एडहेयर टू। कोई भी अपॉइंटमेंट करना है तो जो रेलवे बोर्ड के रूल है, रिक्रूटमेंट रूल, वो फॉलो करने हैं आपको।
रूल इन रिगार्ड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू इंटरमीडिएट ग्रेड टू बी एडियर टू, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इंटरमीडिएट ग्रेड वाले उसके नियम को फॉलो करना, यानी इंटरमीडिएट ग्रेड में कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं होता है। जितना भी अपॉइंटमेंट रेलवे में काफी सारे डिपार्टमेंट है, काफी सारी कैटेगरियां हैं, सभी कैटेगरी में जो अपॉइंटमेंट होगा वो डीआर कोटा जहां होगा वहीं होगा। इंटरमीडिएट ग्रेड में जहां डीआर कोटा नहीं है वहां नहीं होगा। नो पावर टू ग्रांट इनिशियल पे हायर देन दैट एडमिसिबल अंडर रूल, जो इनिशियल पे जैसे मैंने कल आपको बताया था सेवन पे कमीशन का, इनिशियल पे ही सबको देना है, हायर पे इनिशियल से हायर पे नहीं देना है। लेकिन सर्टेन केस में पावर दिए हुए हैं, जैसे खासतौर से स्पोर्ट्स कोटा में जो आते हैं उनके अचीवमेंट अगर है, जैसे वर्ल्ड कप जीती इंडिया रिसेंटली, तो अगर उसमें कोई वर्ल्ड कप में रेलवे एम्प्लॉई हो तो उसको हायर पे दिया जा सकता है। वो रेलवे बोर्ड की जो भी अथॉरिटी है उसके लिए उसका अप्रूवल लेके सर्टेन मामले में दिया गया, उस मामले के अलावा कहीं भी इनिशियल पे जो है हायर नहीं देना है, ये कहा गया है। अब आता है प्रमोशन। किसी कर्मचारी को प्रमोशन देने की बात आती है तो प्रमोशन के लिए कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, रेगुलर प्रमोशन की बात हो रही है। तो मैं बता दूं, अपॉइंटमेंट देना ये प्रमोशन देना दोनों के दोनों जो पावर हैं वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास पावर होती है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही अपॉइंटमेंट भी करेगी और वही उस पोस्ट पे प्रमोशन करेगी। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, लेवल 5 है अपना 2800 जीपी, तो 2800 जीपी पे किसी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई बंदा आएगा तो उसके लिए भी सीनियर स्किल ऑफिसर ही रहेंगे। और 2800 पे किसी को लेवल 4 से या लेवल 2 से प्रमोशन करना है, 2800 यानी जूनियर क्लर्क अगर 2800 में प्रमोशन होगा या कोई लेवल 4 से लेवल 5 में जाएगा तो भी सीनियर स्किल ऑफिसर रहेंगे। दोनों के लिए सीनियर स्किल ऑफिसर मिनिमम अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे, बाकी जेईजी तो होंगे। तो लगभग लगभग सेम है, आप देख लीजिए यहाँ पर रेगुलर प्रमोशन के लिए यहाँ जेएजी को दिखा लिखा है, ये सेम टू सेम यहाँ की चीज ये रिपीट हुई है। ये यही चीज, ये जो जितना भी ये कॉलम है ये पूरा पूरा यहाँ रिपीट किया है। जेएजी को फुल पावर दिया हुआ है सभी पोस्टों के लिए। सीनियर स्केल को अप टू लेवल 5 दिया हुआ है। जूनियर स्केल को फुल पावर फॉर लेवल 1 पोस्ट एंड आर्टिजन स्टाफ अप टू लेवल 2 ऑफ सेम। ये सेम टू सेम आप देख सकते हैं यहाँ की एक ही चीज यहाँ पर भी लिखी है, ये सेम टू सेम है। तो यानी अपॉइंटमेंट किसी को देना, इनिशियल अपॉइंटमेंट यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही प्रमोशन करने के लिए भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहिए। अब इसमें रिमार्क देख लेते हैं। फाइनेंस कंकरेंस की आवश्यकता नहीं है। रूल्स इन रिगार्ड टू प्रमोशन टू नॉन सिलेक्शन पोस्ट एज द केस में बी एडेड टू। किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन करना है तो प्रमोशन के जो नियम है हमारे उनको फॉलो करना है। तो प्रमोशन के डिटेल नियम मास्टर सर्कुलर 31 सिलेक्शन का है, नॉन सिलेक्शन का 37 है और ट्रेड टेस्ट का 43 है। तो मास्टर सर्कुलर 31, 37 एंड 43 को डिटेल में पढ़ ले, समझ ले। और चैप्टर 2 जो है वो भी प्रमोशन का है तो उसको भी देख ले, समझ ले। तो वो आपको सारे रूल फॉलो करना है। ये बहुत लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बड़े अच्छी बहुत गहरी शब्द लगे इसमें। द प्रमोशन टू बी मेड आफ्टर द स्टाफ आर प्लेस्ड ऑन द पैनल ऑफ ए सिलेक्शन पोस्ट सेलेक्ट लिस्ट और हैविंग पास इन द ट्रेड टेस्ट। बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत ही गहरा लगे। किसी भी कर्मचारी का हम प्रमोशन करते हैं तो उसका प्रमोशन तभी करेंगे जब उस कर्मचारी का नाम आइदर पैनल पे हो या सेलेक्ट लिस्ट में हो या टेस्ट टेस्ट में पास का जो सेलेक्ट लिस्ट निकलता है उसमें। अब इसका क्या मतलब है, सिलेक्शन जो हम करते हैं, सिलेक्शन पोस्ट हुई होती है जो मास्टर स्कूल 31 में जो बताया, वो सिलेक्शन यानी कई लोगों को हम बुलाते हैं 1:2 थ्रू बुलाते हैं और सिलेक्शन करते हैं रिटर्न एग्जाम के थ्रू। तो उसमें जो रिजल्ट निकलता है उसको अगर सीधे शब्द में बोला तो रिजल्ट को बोलते हैं पैनल बोलते हैं। और अगर नॉन सिलेक्शन होता है जो आप एसीआर और एपीआर से हम बनाते हैं 1:1 हो, यानी 10 वैकेंसी के सामने 10, सिलेक्शन में 10 के सामने 30 होता है और नॉन सिलेक्शन में 10 के सामने 10 होता है। उसमें जो रिजल्ट आउट होता है पास का वो बोलते हैं सेलेक्ट लिस्ट। और टेट टेस्ट में भी सेलेक्ट लिस्ट निकलती है। तो किसी भी कर्मचारी को हमको प्रमोशन करना है तो पहले उसका नाम आइदर पैनल में होना चाहिए या सेलेक्ट लिस्ट में होना चाहिए या टेट टेस्ट की पास लिस्ट में होना चाहिए। इन तीनों में से कहीं एक नाम होगा, उसी को ही हम प्रमोशन कराएंगे। कोई भी एक्स वाई जेड उसको हमने सीधा प्रमोशन नहीं निकालेंगे। पहले जैसे वर्ल्ड कप का मैच अभी आपने देखा था तो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हुआ फिर उसके बाद फाइनल हुआ, डायरेक्ट फाइनल नहीं होता है किसी भी वर्ल्ड कप में। आप देखा कई बार तो राउंड रॉबिन होते हैं, 8 मैच को आपस में सारे मैच खिलाते हैं। अभी हमने वर्ल्ड कप देखा था, 8 मैच आपस में लड़ रहे थे। अभी अलग तरह का सिनेरियो था इसके अंदर, T20 के अंदर लीग 1 लीग 2 अलग अलग दिखाया था, फिर सेमीफाइनल फाइनल, यानी कोई भी फाइनल मैच हो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल होता है। तो पैनल प्रमोशन ऑर्डर को हम फाइनल करेंगे मानेंगे फाइनल मैच, तो पहले सेमीफाइनल होगा। तो सेमीफाइनल होगा, कर्मचारी का नाम पैनल पे सेलेक्ट लिस्ट पे या टेस्ट लिस्ट के पास लिस्ट में नाम होना चाहिए, उसमें नाम होगा। और हम उसको रेफरेंस भी डालेंगे प्रमोशन ऑर्डर में कि किसी के प्रमोशन करते हैं रेफरेंस में ये पैनल इश्यूड बाय लेटर नंबर डेटेड या सेलेक्ट लिस्ट इश्यूड बाय लेटर नंबर डेटेड वो आएगा, उसके बाद ही उसका प्रमोशन करेंगे। बड़ा अच्छी बात लगी इसलिए मैं डिटेल में टाइम ले रहा हूँ उसको।
चौथा पॉइंट है, इन केस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन टू रेक्टिफाई पास एडमिनिस्ट्रेटिव एरर and permitting performa promotion as a result thereof, the power will not be exercised by officer below administrative grade and finance concurrence will be necessary in all cases. इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन, एक हमारा आईआरएम का एक पैरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 224-26 के आसपास है, 24 शायद रिफ्यूजल प्रमोशन है, उसके आगे पीछे एरोनस प्रमोशन हम बात करते हैं, और एक होता है प्रोफोर्मा फिक्सेशन। दो बातें इसमें। एरोनस प्रमोशन क्या होता है कि कोई कर्मचारी जो होता है, अगर उसका प्रमोशन समय पे न दिया जाए, समय पे देने का मतलब होता है कि उसका नंबर था उसको अभी तक मिला ही नहीं, और दूसरी बात है कि किसी प्रमोशन को मिलना चाहिए 2022 में और 2024 में मिल रहा है, उसको मिल तो गया लेकिन 2 साल लेट मिला है, या किसी को मिला ही नहीं। दो मामले होते हैं, दोनों मामलों को कहा जाता है एरोनियस प्रमोशन। तो ऐसे दोनों ही मामले में जो एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि सर मेरा ये राइट था, मेरा सीनियर लिस्ट में मुझे गलती से पीछे कर दिया, लेकिन मेरा राइट था, मेरे को 2 साल पहले मिलना चाहिए था, दोनों मामलों में, तो उसको बैक डेट से फिर हम प्रमोशन देते हैं 2022 से। हम अगर उसका ड्यू 2022 से होता है तो 2022 से हम उसको प्रमोशन देते हैं, यानी उससे जूनियर जो इमीडिएट जरूरत था उसके वहां उसके नाम उसको डालते हैं, इसको बोलते हैं। तो नाम डाल के प्रमोशन देते हैं उसको, वो उसको बोलते हैं परफॉर्मा प्रमोशन बोलते हैं, यानी बैक डेट से। वहां उसने चूंकि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं किए, इसलिए हम उसको एरियस वगैरह नहीं देते हैं, सिर्फ पे फिक्सेशन बेनिफिट दे देते हैं उसको, लेकिन एरियस नहीं मिलता क्योंकि उसने हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं किया है। तो जो भी रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछले डेट से प्रमोशन देना को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, पिछली डेट से, यानी 2022, 2020, 2018, 2015 कभी हम देते हैं तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो किसी भी कर्मचारी को एडमिनिस्ट्रेटिव एरर बोलते हैं, जिसको अगर गलती से अगर हुआ तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरर होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर से किसी को पिछले डेट से देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देते हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यानी जेजी से निचली अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं लगेगा, मतलब मिनिमम आपको जेजी या अबव का अप्रूवल लेना है। साथ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए, यानी उसको हम परफॉर्म प्रमोशन देंगे उस तारीख से 2022-20 जब से, तो उसके लिए अकाउंट कंकरेंस भी लगेगा, दोनों मामले। तो जेजी का अप्रूवल प्लस अकाउंट कंकरेंस के बाद ही हम बैकडेट से रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन देके उसका परफॉर्मा फिक्सेशन करते हैं। परफॉर्मा फिक्सेशन का कई बार पूछा लोगों ने कि सर परफॉर्मा फिक्सेशन क्या होता है। तो जब भी हम बैक डेट से किसी को प्रमोशन देते हैं, आज से, जैसे आज मैं बता दूं आज 8 जुलाई है 2024, मान लीजिए किसी को 2022 से 20 से देना, तो बैक डेट से देना। बैक डेट से क्यों देना? तो एक तो एररियस प्रमोशन हुआ कि किसी की गलती की वजह से सीनियरिटी लिस्ट में नाम गलत आ गया, ये रह गया गलती से, नाम छूट गया, तो बैक डेट से देते हैं। कई बार डीआर की वजह से भी एसएफ इशू हुआ है, एसएफ इशू होने की वजह से हम उसका सील कवर करते हैं, और एसएफ को क्लियर होने में साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लग जाता है, और एसएफ बाद में ड्रॉप हो जाती है या एक्सोनेट हो जाता है, बंदा बिल्कुल दोष रहित वो साबित होता है, तो फिर हम उसको बैक डेट से उसको प्रमोशन देते हैं, जूनियर की डेट से। तो उस मामले में भी उसको परफॉर्मा फिक्सेशन किया जाता है। या फिर कई बार कोर्ट केस में रेलवे हार जाती है और कोर्ट के आदेश के बाद बोला जाए उसको 2022-20 से जब भी इसको जूनियर वहां से दो, तो फिर हम तो बैक डेट से जब भी हम देते हैं, तो उस मामले में परफॉर्म फिक्सेशन बता दूं आपको एरियस नहीं मिलता, मतलब आपको सिर्फ पे फिक्सेस कर देंगे, और जितने भी इंक्रीमेंट 1, 2, 3, 4 इंक्रीमेंट लेके आएंगे आज तक, लेकिन प्रमोशन आज मिला है तो आज से ही उसका एक्चुअल पेमेंट रहा होगा बैक डेट का, उसको सिर्फ पेमेंट उसका बढ़ जाएगा लेकिन एरियस नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं परफॉर्म फिक्सेशन। अगला है एडवोक प्रमोशन अगेंस्ट सिलेक्शन पोस्ट। एडवोक प्रमोशन अगेंस्ट सिलेक्शन पोस्ट शुड ऑर्डर ओनली इन इनएस्केपेबल सर्कमस्टेंसेस एंड आर नॉट टू बी कंटिन्यूड बिनो फर्स्ट। एडवोक प्रमोशन जो होता है, तदर्थ पदोन्नति बोलते हैं, कि किसी आदमी को टेम्पररी टाइप का प्रमोशन होता है कि आपके ऊपर वैकेंसी हो। तो एक तो मैं बता दूं, लोगों को लगता है कि एडवोक प्रमोशन कब देना चाहिए, लोग कंफ्यूज हैं। जो स्पिरिट एडवोक प्रमोशन की, वो एक्चुअली ये है कि जब आपकी ऊपर कोई बंदा काम कर रहा है हायर ग्रेड में, और वो ड्यू टू लीव, ट्रेनिंग या कोई ऐसी इमरजेंसी की वजह से वो पद को खाली करके गया है, यानी ट्रेनिंग में गया है, छुट्टी पे गया है, कई लेडीज मेटरनिटी भी चली जाती है, ट्रेनिंग में जाना होता है, या कोई भी घटना होती है जिसमें एम्प्लॉय नहीं है, तो टेम्पररी जो आदमी का वैकेंट पोस्ट होती है उसको जो भरा जाता है प्रमोशन से, तो उसको बोलते हैं एडवोक प्रमोशन। लेकिन आपकी छुट्टी परमानेंटली कोई बंदा रिटायर हो गया है या प्रमोट ही हो गया, पोस्ट परमानेंटली खाली कर दिया, तो उसमें जो प्रमोशन देते हैं उसको वो तरीका गलत है। उसके लिए जो रेलवे बोर्ड ने बोला है कि आपको प्रमोशन ही करना है। तो जनरली जो टेम्पररी अरेंजमेंट किया जाता है उसको एक्चुअली सही जो स्पीड है एडवोक प्रमोशन का वो यही है कि, तो इसमें ये कहा गया है कि बहुत रेयर अन्य जब जब तक बहुत ही इमरजेंसी रेयर कंडीशन में ही आपको एडवोक प्रमोशन करना है, और वो भी मैक्सिमम 4 महीने करना है, 4 महीने के बाद नहीं करना है। तो इसमें पावर जो है एडवोक प्रमोशन देने के लिए डीआरएम और सीडीएलएम को दिया गया, उनके अंडर में जो पोस्ट है, फुल पावर अप टू 120 डेज
ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ डिवीजन वर्कशॉप कंट्रोल पोस्ट बियॉन्ड 120 डेज पीसीपीओ अप्रूवल इज नेसेसरी। यानी मैक्सिमम डीआरएम और सीडब्ल्यूएम को जो पावर है 120 दिन तक ही किसी को एडो प्रमोशन देते हैं, उसके बाद फिर मामला हेडक्वार्टर में जाएगा पीसीपीओ के अप्रूवल के लिए। रिमार्क्स में नीचे जेजी को कोई पावर नहीं, नील बता दिया है। 1 के अंदर कहा है फाइनेंस कंकरेंशन इज नॉट नेसेसरी। एडो प्रमोशन के लिए फाइनेंस कंकरेंशन किसी प्रमोशन के लिए कहीं जरूरत नहीं होती है आपको। नंबर 2 में कहा गया एडो प्रमोशंस अगेंस्ट रेगुलर वैकेंसी शुड बी ओनली विद द पर्सनल अप्रूवल ऑफ सीपीओ। यानी जैसे मैंने आपको बताया कोई छुट्टी, कोई लेडीज छुट्टी गई है, कोई बंदा ट्रेनिंग पे गया है, ट्रेनिंग 2 महीने 4 महीने 6 महीने की है, कोई लंबा सिक में चला गया है आपका, तो उसमें ही आपको देना है। आपको मतलब लीव वैकेंसी जो है एम्प्लॉय है वहां पे उस पोस्ट पे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है टाइमिंग 1 महीना 2 महीने 6 महीने के लिए, तो आप प्रमोशन देते हैं उसको प्रमोशन। लेकिन परमानेंट रेगुलर वैकेंसी यानी कोई बंदा प्रमोट ही हो गया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है या एक्सपायर हो गया है, आपकी पोस्ट परमानेंटली वैकेंट पोस्ट है, तो वहां आपको बिना पीसीपीओ की अप्रूवल के नहीं देना है। ये कहा गया, वहां डीआरएम को पावर नहीं है अगर रेगुलर वैकेंसी है तो। अगला है हमारा इसमें सी है एडोक प्रमोशन अगेंस्ट नॉन सिलेक्शन पोस्ट। ये जितनी भी जो बात की थी बी के अंदर, ये हमारी एडोक प्रमोशन अगेंस्ट सिलेक्शन पोस्ट था। ये सिलेक्शन पोस्ट यहाँ लिखा हुआ है, अगेंस्ट सिलेक्शन पोस्ट है, और हम पढ़ेंगे एडोक प्रमोशन अगेंस्ट नॉन सिलेक्शन पोस्ट। ये हमारा नॉन सिलेक्शन, तो जैसे आपको मालूम है सिलेक्शन पोस्ट नॉन सिलेक्शन पोस्ट दोनों होती है, और आजकल मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो नॉन सिलेक्शन पोस्ट हैं। तो नॉन सिलेक्शन पोस्ट के अंदर एडोक प्रोविजन देने का है ही नहीं। वैसे भी नॉन सिलेक्शन पोस्ट में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन अगर छुट्टी उट्टी भी गया, लीव भी गया, तो मना किया है कि नॉन सिलेक्शन पोस्ट में आपको एडो प्रमोशन करना नहीं है। किसी को भी हेडक्वार्टर तक में किसी को भी पावर नहीं दिया, नील नील किया हुआ है। और रिमार्क्स में कहा गया है देयर शुड बी नो ओकेजन टू ऑर्डर एडो प्रमोशन अगेंस्ट नॉन सिलेक्शन। कोई प्रोविजन नहीं है एसओपी में, किसी को भी पावर नहीं है नॉन सिलेक्शन पोस्ट पे एडो प्रमोशन करे। अब हम बात करते हैं टू रीअपॉइंट नॉन गजेटेड स्टाफ आफ्टर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट रिमूवल एंड डिसमिसल रिजल्टिंग फ्रॉम डिसमिसल एक्शन। किसी भी कर्मचारी जिसने रेजिग्नेशन मांगा है उसको रीअपॉइंट करना है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, कोई भी कर्मचारी रेजिग्नेशन किया है उसको सर्टेन कंडीशन, 3-4 कंडीशन है जिसके तहत वो वापस आना चाहे तो वापस आ सकता है। उसके लिए किसको पावर किया है, हालांकि यहाँ लिखा एक्सेप्ट रिमूवल एंड डिसमिसल। तो रिमूवल डिसमिसल का रेजिग्नेशन में कोई कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों लिखा हुआ है। रेजिग्नेशन अलग चीज है, और डीआर के अंदर रिमोट डिसमिसल में जो रीअपॉइंटमेंट होता है वो 402 शायद एपीओ के एग्जाम में पूछा गया था, वो अलग तरह का रीअपॉइंटमेंट है, डीआर का नहीं है। ये नॉर्मल रेजिग्नेशन का रीअपॉइंटमेंट है, रेजिग्नेशन के बाद। तो जेएजी को कोई पावर नहीं है इसमें। डीआरएम, एडीआरएम, एसएजी ऑफिसर इंडिपेंडेंट इंचार्ज है आर ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज द सेम पावर एज डेलीगेटेड टू पीएचडी सीएचडी इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट कंट्रोल बाय देयर। डीआरएम एसईजी ग्रेड ऑफिसर डीआरएम को पूरे वही पावर है जो इनको है। इनको क्या पावर देख लेते हैं। पीएचडी सीएचओडी हैव पावर टू अपॉइंट पर्सन हु हैव रिजाइन एक्सक्लूडिंग दोज हु हैव डिसमिस्ड, रिमूव फ्रॉम द सर्विस और वॉलंटरी रिटायर्ड, provided such reappointment is offered to those person only who were initially appointment to the railway in accordance with the prescribed procedure for recruitment of staff existing at time। इसमें वही है कि जो एज पर रूल के हिसाब से ही आपको करना है जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था। रिमार्क्स हम देख लेते हैं। फाइनेंस कंकरेंस में भी जरूरत नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अनलेस ए सैंक्शन पोस्ट एग्जिस्ट अगेंस्ट विच रीअपॉइंटमेंट कैन बी मेड। जो पोस्ट का रीअपॉइंटमेंट तभी होगा उस कर्मचारी को जो पोस्ट उसने खाली की है वो अभी भी अवेलेबल है। इसमें 3-4 कंडीशन है, इसमें लिखा नहीं है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मुझे याद है हल्का फुल्का। पहला कंडीशन तो ये था कि जिस पोस्ट को एम्प्लॉय ने खाली किया वो अभी तक वेकेट है। जनरल वेकेट ही होता है क्योंकि तुरंत बढ़ता नहीं है, और इसमें एक टाइम लिमिट दिया हुआ है जो पेंशन मैनुअल में मिलेगा आपको कि 90 डेज के अंदर ही आपको वापस अप्लाई करना है। 90 डेज के बाद प्रोविजन नहीं है, तो विद इन 90 डेज कोई भी कर्मचारी है वो रेजिग्नेशन विड्रा करके रीअपॉइंट का प्रोविजन देता है। तो 90 डेज के अंदर जनरली पोस्ट भरती भी नहीं है, तो पोस्ट खाली है और 90 डेज पहुंचे। और एक और कंडीशन है कि किसी कर्मचारी ने अगर रेजिग्नेशन इलेक्शन लड़ने के लिए लिया है तो फिर उसको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। ऐसे 3-4 कंडीशन है। इसके अलावा मैं वो पढ़ देता हूँ। रूल इन रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एडीआर, जो भी रिक्रूटमेंट्स और अपॉइंटमेंट के रूल है उसको फॉलो करना है। और नो पावर टू ग्रांट इनिशियल पे हायर देन द एडमिसिबल अंडर रूल। इनिशियल पे जो है उसको मिनिमम ही देना, ज्यादा नहीं देना आपको। No employee who had been dismissed from service or convicted for a criminal offense should be re-employed without the prior sanction of GM। कोई भी कर्मचारी है जिसको डिसमिस किया है, जिनको कन्विक्शन, क्रिमिनल मामले में कन्विक्शन में डिसमिस किया है, उसको अगर रीएम्प्लॉयमेंट करना है तो जीएम की मर्जी के बिना प्रायर सैंक्शन जरूरी है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ साफ मना कर दिया है कि एक्चुअली इस मामले लागू नहीं होता, फिर भी इन्होंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है इस चीज को, थोड़ा मुझे अजीब लगा।
यहाँ साफ ही मना कर दिया कि रिमूवल डिसमिसल के मामले इस पर्टिकुलर कॉलम में डील नहीं होंगे, फिर भी ये बोलते हैं कि यहाँ, क्योंकि वो अलग पैरा है 402 है हमारे कोड में, उसके अंदर डील होता है। 8वां पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन इंक्लूडिंग पावर टू वेव ऑफ नोटिस पीरियड। यहाँ रेजिग्नेशन के बाद वापस आने की बात हो रही है, और यहाँ कोई भी कर्मचारी रेलवे में आता है वो मिनिमम उसको 20 साल की सर्विस के बाद वीआर का प्रोविजन है, लेकिन कई बार 20 साल होते नहीं है और कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहता है ड्यू टू जो भी उसकी पर्सनल रीजन होते हैं। तो रेजिग्नेशन का एक प्रोविजन है रेलवे में, कोई भी कर्मचारी त्याग पत्र दे सकता है। तो त्याग पत्र को देने की बात कही है कि कौन अथॉरिटी जो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, प्लस वेव ऑफ करने का, नोटिस पीरियड करने का क्या पावर है किसी का। तो इसमें जेजी को फुल पावर प्रोवाइडेड ही इज द अपेंडिंग अथॉरिटी। देखिए ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि एक्सेप्टेंस किसको करना है, तो वहां लिखा था द अथॉरिटी कंपनी टू डिसमिस, वो ऑप्शन आया था। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग, आप मास्टर शुक्ल देंगे तो पहले पैराग्राफ में ये कहा गया कि अथॉरिटी कंपनी टू डिसमिस द एम्प्लॉय हु कैन ही कैन एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, लेकिन जो डिसमिस कर सकता है, जो रिमूव कर सकता है और अपेंडिंग अथॉरिटी, तीनों एक ही चीज है, अलग अलग जगह अलग अलग वर्डिंग है, कंफ्यूज ना हो। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसमें लिखा हुआ है कि जो रेजिग्नेशन किसी आदमी का एक्सेप्ट करना है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकता है, और कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि डिसमिस जो करता है, तो दोनों ही सही है। इवन कहीं रिमूव भी लिखा हो तो भी सही है, तीनों एक ही अथॉरिटी है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही डिसमिस कर सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही रिमूव कर सकता है, ऑपोजिट अथॉरिटी अपॉइंट भी कर सकता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ले सकता है, और एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। पीरियड वेव ऑफ की बात कही है, तो मैं थोड़ा सा इसमें एग्जैक्ट पीरियड के लोगों ने मेरे से पूछा है कि नोटिस पीरियड कितना है रेजिग्नेशन में, मुझे कहीं मिला नहीं है। और एक नोटिस पीरियड का मैंने देखा था इसके अंदर, ये हमारा चैप्टर 3 है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। जो रेलवे एम्प्लॉय प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल ग्रुप ए बी ऑफिस, उनको 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया है। बाकी जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो गजेटेड ऑफिसर है उनको 1 महीने का नोटिस पीरियड है, और ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑन प्रोबेशन 1 महीने का नोटिस पीरियड है। तो यहाँ इन्होंने सिर्फ 1 महीने का नोटिस पीरियड बताया, लेकिन वो सभी लोगों जो प्रोबेशन पीरियड है, हमारे रेलवे में कोई भी कर्मचारी नया आता है तो 2 साल तक का इनिशियल रिक्रूटमेंट होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। लेकिन 2 साल के बाद जब वो रेगुलर हो जाता है तो फिर प्रोबेशन पीरियड कहीं मैंने ढूंढा, कहीं मिला नहीं। किसी के पास अगर रेलवे बोर्ड की पॉलिसी हो मुझे जरूर बताएं। मेरा ये मानना है जितने भी हमारे नोटिस जनरली होते हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट का, और जितना भी 1803, 1804, 1802 में, सभी में 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें भी 3 महीने का नोटिस पीरियड होना चाहिए, और वो वेव ऑफ कराना है तो उसके लिए कहा गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास पावर है। फाइनेंस कंग्रेस इसमें आवश्यकता नहीं है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए। डिवीजन शुड इंटीमेट द कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर हेडक्वार्टर इन रेस्पेक्ट टू पोस्ट कंट्रोल बाय द powers are to exercise only respect to staff holding post to which they have power to make appointment। अगर इसमें वही कहा गया है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही पावर का एक्सरसाइज करे, उसे लोअर अथॉरिटी ना करे। 9 नंबर का है टू एक्सेप्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट इंक्लूडिंग वेवल ऑफ नोटिस पीरियड। वॉलंटरी रिटायरमेंट के रूल आपको मालूम है, कोई भी कर्मचारी है अगर 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस उसकी पूरी हो जाती है तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है क्वालिफाइंग सर्विस में। एक बात बताता हूँ, रिसेंटली मैं एनपीएस का पॉलिसी पढ़ रहा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 2021 में निकाला है, और अभी शायद रेलवे बोर्ड ने नहीं निकाला, उस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम एंड पेंशन रूल 1993 में जो गवर्न होते हैं उसमें टीएस का पीरियड जो होता है 50% काउंट होता है, और सब्स्टिट्यूट का टीएस2 रेगुलर में 50% काउंट करके क्वालिफाइंग सर्विस हम निकालते हैं 20 साल। लेकिन जो मैंने पढ़ा है एनपीएस का जो 2021 में आया है सीसीएस रूल, उसमें रेगुलर सर्विस काउंट करने की बात कही है, यानी जो एमएससीपी के हम जो काउंट करते हैं रेगुलर सर्विस, वहां 20 साल कहिए एनपीएस एम्प्लॉय के लिए। हालांकि भी रेलवे बोर्ड ने नहीं निकाला अभी, अगर या किसी ने निकाला निकालो रेलवे बोर्ड ने किसी के पास, मुझे बताया। फिलहाल तो मैं एनपीएस के लिए बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम में जो गवर्न होते हैं वो अलग अलग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल की हो जाती है तो वो नोटिस दे सकते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए सेम वही है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा इनका, वो जैसे मैंने आपको इनिशियल अपॉइंटमेंट जो करता है, ये जो रेगुलर प्रमोशन करता है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को पूरा पावर है, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट करता है, जिसमें लिखा हुआ है जेजी फुल पावर एक्सेप्ट दोज पोस्ट विच आर कंट्रोल बाय हेडक्वार्टर इंक्लूड एक्सक्लूडिंग वेवल ऑफ, ये सभी में इन्होंने एक्सक्लूडिंग वेवल ऑफ पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी चीज लिखा हुआ है और यहाँ पे भी चीज लिखा हुआ है। तो जेएजी को सभी कोई भी कर्मचारी है लेवल 1 से लेकर लेवल 8 9 तक, वो जेएजी उसका वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट करते हैं। सीनियर स्केल ऑफिसर जो होते हैं अप टू लेवल 5,
कोई भी कर्मचारी लेवल 5 तक के कर्मचारी को वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट करते हैं, और जूनियर स्किल ऑफिसर बीइंग appointing authority of staff working level 1 and artisan category level 2, they are being the appointing authority can accept the voluntary retirement of staff working in level 1 and level 2 of artisan category। तो आर्टिजन कैटेगरी में लेवल 2 में काम करने वाले और सभी ग्रुप डी स्टाफ जो 1800 जीपी में है लेवल 1 में, उनके लिए जूनियर स्किल ऑफिसर बीइंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक्सक्लूडिंग वेवर ऑफ नोटिस पीरियड का मतलब होता है कि ये कर्मचारी जो है, जो 90 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है, तो 90 डेज के मामले कोई बंदा देता है कि मुझे 90 डेज के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाए, तो ये अथॉरिटी जो भी जेएजी सीनियर स्केल जो भी उनका लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन कोई कर्मचारी लिख के देता है कि मेरे को नोटिस पीरियड वेव कराना, मतलब मैं 90 डेज नहीं, मुझे इमीडिएट चाहिए, तुरंत चाहिए वॉलंटरी रिटायरमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, तो उसको बोलते हैं वेव, उसको तो नोटिस पीरियड को वेव ऑफ कराना पड़ेगा, यानी माफ कराना पड़ेगा। उसके लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी सक्षम नहीं है, उसके लिए मैं बात करता हूँ। यहाँ पढ़ लेते हैं अकाउंट सर्टिफिकेशन फॉर क्वालिफाइंग सर्विस नेसेसरी। यहाँ अकाउंट कंकरेंस नहीं चाहिए वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। कंकरेंस में, और ये मैं अंतर ही बता दूं, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसमें कंकरेंस का मतलब पूरा सब्जेक्ट को अकाउंट्स वेरीफाई करता है, लेकिन इसके अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट की पूरी स्कीम को कंकरेंस की आवश्यकता है। वो लोग अकाउंट्स वाले सिर्फ जो क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल है, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पर्सनल डिपार्टमेंट को देखनी है, लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल है कि नहीं, वो अकाउंट्स का सर्टिफिकेट चाहिए। अकाउंट जब सर्टिफाई करेगा 20 साल सर्विस होगी, तभी हम मामला प्रोसेस करेंगे। तो अकाउंट्स वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो एक तो 20 साल की सर्विस होनी चाहिए, और विजिलेंस क्लियरेंस जो है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर चर्चगेट, हमारे वेस्टर्न में चर्चगेट से लेते हैं, तो जो भी आपका जोनल हेडक्वार्टर होता है वहां से विजिलेंस क्लियरेंस लेना। यानी कोई भी किसी का इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा, उसका वॉलंटरी रिटायरमेंट हम डील नहीं करेंगे, उसको मना कर देंगे। The voluntary retirement may be accepted by the authority competent to fill up the post held by the employee at the time of voluntary retirement। इसमें भी वही कहा गया है कि जो अथॉरिटी जो है, जो पोस्ट को भरने में सक्षम है, यानी पोस्ट को भरने में सक्षम वही होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी पोस्ट को भरने में सक्षम होता है तो वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, जो प्रमोशन के लिए वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए भी वही अथॉरिटी होता है, और रेजिग्नेशन के लिए वही। यानी जो मैंने बताया लेवल 1 एंड आर्टिजन कैटेगरी लेवल 2 जूनियर के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे हर मामले में। अभी 4 बातें बताई, तो वही एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ नोटिस पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट इन डिजर्विंग केसेस सब्जेक्ट टू। कोई कर्मचारी अगर नोटिस पीरियड वेव करना चाहता है, माफ करना चाहता है 90 दिन का, तो उसके लिए पर्सनल अप्रूवल ऑफ एचओडी डीआरएम फॉर द स्टाफ अंडर देगा। तो डिवीजन के अंदर डीआरएम या जो भी एचओडी होंगे, सीडब्ल्यूएम जो भी होंगे, वो उनके अप्रूवल लगेगा पीरियड वेव कराने के लिए। नो डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स विजिलेंस केसेस पेंडिंग। तो डीआर वॉलंटरी रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन दोनों के अंदर लिखा गया है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो आपको ना तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है, ना ही रिटायरमेंट एक्सेप्ट करना है। तो दोनों मामले में आपका जो जोनल हेडक्वार्टर में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वहां का क्लियरेंस लगेगा। अगर आपका विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग है तो आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट पास नहीं होगा। तो विजिलेंस क्लियरेंस जो है, रेजिग्नेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट दोनों में आपको जोनल हेडक्वार्टर से क्लियरेंस मांगना है। वहां से क्लियरेंस आने के बाद अकाउंट सर्टिफाइड होगा, 20 साल की सर्विस होगा वॉलंटरी रिटायरमेंट में। उसके बाद फिर आपको सक्षम अधिकारी यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को पुटअप करना है, उनसे अप्रूवल लेना है, और अगर मामला वेव का है तो फिर आपको डीआरएम को फाइल जाएगी पीरियड वेव कराने के, ना कि वॉलंटरी रिटायरमेंट अप्रूव कराने के। वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी अप्रूव कर सकता है, सिर्फ आपको पीरियड वेव कराने के लिए डीआरएम को भेजनी फाइल। अगला है ट्रांसफर ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ विद इन द सीनियरिटी यूनिट। जो एक सीनियरिटी डिवीजन में कुछ कैटेगरी होती है, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन और अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, उसमें एक ही सीनियरिटी यूनिट होती है। कुछ मामले में जैसे क्लरिकल में 2-3 सीनियरिटी अलग अलग यूनिट होती है, तो विद इन सीनियरिटी यूनिट में आपको ट्रांसफर करना है, तो उसमें भी लगभग अपॉइंटिंग अथॉरिटी वाला ही पावर है। बस इसमें जूनियर स्केल में से लेवल 1 को दिया है, आर्टिजन नहीं काउंट किया है, तो जूनियर स्केल ऑफिसर जो होंगे वो लेवल 1 के किसी भी कर्मचारी को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सीनियर स्केल को लेवल 5 तक का दिया हुआ है, और जेजी जो सीनियर स्केल इंचार्ज है, इंडिपेंडेंट इंचार्ज, वो विद इन डिवीजन कहीं भी किसी भी कर्मचारी को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिमार्क 1 में कहा है फाइनेंस कंकरेंस की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ट्रांसफर किसी को करना है तो भी जो नई पॉलिसी आई है हमारी 2014 से, उसके तहत विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्लेसमेंट कमेटी, तो प्लेसमेंट कमेटी की आवश्यकता है। कोई भी ट्रांसफर करना है विद इन एक कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण करने के लिए प्लेसमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन आवश्यक है, ये कहा गया है। इंटर डिवीजन ट्रांसफर में कहा गया है एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन ट्रांसफर में जूनियर जेजी सीनियर के लिए किसी को पावर नहीं है, डीआरएम या सीडब्ल्यूएम को पावर लगेगा, उनकी अनुमति के बाद ही ट्रांसफर हो सकता है इंटर डिवीजन ट्रांसफर। इसमें भी फाइनेंस करेक्शन की आवश्यकता नहीं है।
इंटर रेलवे ट्रांसफर ये एक्चुअली इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है। इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर और एम्प्लॉय हेडक्वार्टर कंट्रोल, जो पोस्टें हेडक्वार्टर कंट्रोल है उसके अंदर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफर की जो बात है वो लोकल लेवल पे नहीं दिया गया है, ये हेडक्वार्टर को ही पावर दिया है, पीएचओडी सीएचओडी को। इसमें भी फाइनेंस कंकरेंस की आवश्यकता नहीं है और यह रिकमेंडेशन ऑफ प्लेसमेंट कमेटी इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर बोर्ड लेटर नंबर आरबीए 70/2018। यानी कि मैं बता दूं प्लेसमेंट कमेटी की जो रिकमेंडेशन के मामले में जो नियम है वो बता दूं आपको, जितने भी ट्रांसफर अपॉइंटमेंट्स हैं उनके अंदर प्लेसमेंट कमेटी का रिकमेंडेशन लगता है। लेकिन कोई भी ट्रांसफर है अगर ऑन रिक्वेस्ट कर्मचारी अपने रिक्वेस्ट से ट्रांसफर कराता है, वहां प्लेसमेंट कमेटी का अप्रूव को फाइल मूव करने की जरूरत नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है उनकी रिकमेंडेशन की। तो चूंकि ये भी इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट या म्यूचुअल ट्रांसफर भी ऑन रिक्वेस्ट होता है, तो यहाँ प्लेसमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं है। अगला हम चलेंगे यहाँ पे, इंटर रेलवे इंटर डिवीजन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय ऑन रिक्वेस्ट बेसिस एंड म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय। ये देखिए यहाँ ऑन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पिछले उसमें मिस हो गया था गलती से मुझे लगता है। तो इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एंड म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फॉर द डिवीजन कंट्रोल पोस्ट जो है, इसमें डीआरएम को पावर दिया। इंटर रेलवे अभी पहले तो हेडक्वार्टर के थ्रू हुआ था किस जमाने में, अभी जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन बोर्ड के हैं उसके हिसाब से अभी इंटर रेलवे ट्रांसफर डीआरएम को दे दिया। डीआरएम टू डीआर फाइल डायरेक्ट डील होती है, तो जो भी इंटर रेलवे ट्रांसफर है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर और म्यूचुअल ट्रांसफर है, वो डीआरएम को पूरी पावर दी हुई, सीडब्ल्यू को वर्कशॉप में पूरी फुल पावर दिए गए हैं। रिमार्क्स में फाइनेंस कंकरेंशन के इज नॉट नेसेसरी, प्लेसमेंट कमेटी रिकमेंडेशन और प्लेसमेंट कमेटी इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर बोर्डर। इसमें भी चूंकि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, म्यूचुअल ट्रांसफर या इंटर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, इसमें आपको प्लेसमेंट कमेटी की आवश्यकता नहीं है। अगला है इसमें ज्वाइनिंग टाइम, ग्रांट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम क्या बता दूं लोगों को, कई थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक कर्मचारी का जब ट्रांसफर होता है तो ज्वाइनिंग टाइम उसको मिलता है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग टाइम की डेफिनेशन में एक एम्प्लॉय ए स्टेशन से बी स्टेशन जाता है, तो ए स्टेशन पे जैसे ही वो चार्ज छोड़ता है, रिलिंक्विश चार्ज छोड़ता है, वहां से उसका ज्वाइन टाइम चालू हो जाता है और जैसे ही बी स्टेशन पे वो ज्वाइन करता है वहां ज्वाइन टाइम खत्म हो जाता है। तो आपको ज्वाइन टाइम अवेल करके ही नई जगह ज्वाइन करना है। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया बी स्टेशन पे, आपका ज्वाइन टाइम जो है वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है एलएपी में। तो उसके बाद ज्वाइनिंग करने के बाद भी कई जगह मैंने देखा कि ज्वाइन टाइम लेते हैं, वो गलत है। एक्चुअली में वो ज्वाइन टाइम नहीं एलएपी होगा, और किसी कर्मचारी को ऑलरेडी 300+15 उसके बैलेंस है तो फिर वो लैप्स हो जाती है आपकी ज्वाइनिंग टाइम, क्योंकि एलएपी में कन्वर्ट जैसे करने जाओगे 300+15 के बाद जुड़ेगा ही नहीं 10, तो आपका फिर वो लैप्स हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ ज्वाइनिंग टाइम की सही डेफिनेशन ये है कि एक बार जहां ट्रांसफर हुआ है नए स्टेशन पे वहां ज्वाइन कर लिया है तो फिर आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं लगेगा और फिर एलएपी लगेगा आपका। तो ज्वाइनिंग टाइम के लिए पूरे फुल पावर दी हुए हैं। जिसने भी ट्रांसफर किया है आपको, डिविजनल ऑफिसर को फुल पावर दिया हुआ है, जेजी को फाइनेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब छुट्टियों की हम बात करें यहाँ पे, छुट्टी किसको पावर है, तो सबसे पहले कैजुअल लीव आ गया। कैजुअल लीव जो भी सैंक्शन करने के लिए सबको फुल पावर दिए हुए हैं। छुट्टी में फाइनेंस करने की आवश्यकता नहीं है और उसमें कहा गया ऑल सीनियर सुपरवाइजर अप टू लेवल 6 ऑफ 7th पे कमीशन और अबव आल्सो ऑथराइज्ड टू सैंक्शन ऑर्डिनरी कैजुअल लीव एज एप्लीकेबल इन द ईयर टू स्टाफ वर्किंग। जो भी लेवल 6 एंड अबव कर्मचारी हैं वो अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों को सीएल सैंक्शन कर सकते हैं। इसमें कहा गया है स्पेशल कैजुअल लीव फॉर डिफरेंटली एबल एम्प्लॉइज। ये स्पेशल सीएल मतलब नॉर्मल स्पेशल सीएल नहीं, जो सीएल जो होती है स्पेशल, 4 स्पेशल जो सीएल मिलती है कैजुअल लीव, जो स्पेशल जो डिफरेंटली एबल को जो एक्स्ट्रा 4 मिलती है उसकी बात हो रही है। वो भी सीनियर सबऑर्डिनेट को दिया गया पावर सेम टू सेम है, ऊपर वाला ही दिया हुआ है कि उनको अथराइज किया हुआ है देने के लिए जो उनके अंडर में काम करते हैं। अब आता है बी, एलएपी एचएपी मैक्सिमम हर आदमी लेता है, किसको पावर है, तो इसमें जेएजी को पूरा पावर है। कितना मिलेगा, एलएपी मैक्सिमम 180 डेज जो हमारा लिमिट है वो दे सकते हैं। उसके बाद एचएलएपी 2 साल तक का मिलता है, 24 महीने का, वो मैक्सिमम जेएजी दे सकते हैं। सीनियर स्केल को 45 दिन का पावर है, मैक्सिमम 45 दिन तक दे सकते हैं। जूनियर स्केल और असिस्टेंट स्केल को फुल पावर दिया है 30 डेज का। इसमें एक थोड़ा डाउट आता है कि एलएपी 30 मिलेगी, एचएलएपी कितनी देनी है, कि 60 तक दे सकता है जूनियर स्केल। तो मेरे हिसाब से तो जितना बोला है उतना देंगे। एलएपी 30 तो 30 ही एलएपी जूनियर स्केल सैंक्शन करे, और इवन एचएलएपी भी होती है तो 30 एचएलएपी तक ही जूनियर स्केल सैंक्शन करे। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। रिमार्क्स में हम चलते हैं, फाइनेंस कंकरेंस की इसमें जरूरत नहीं है। When a non-registered railway servant resigns from railway service after giving the necessary notice and request for grant of leave during the period of notice, he may be granted leave as applied for
and due him concurrently with the period of notice period, provided such leave does not extend beyond the date on which the notice। कोई कर्मचारी उसने रिजाइन रखा है, 3 महीने का नोटिस हम जैसा मानते हैं कि 3 महीने नोटिस भी दे दिया है और 3 महीने की वो जो भी उसके पास अवेलेबल लीव है वो मांगता है तो उसको दे देनी है, लेकिन जिस लास्ट डेट जो है जहां तक उसने मांगी उसके आगे नहीं जाएगी। मान लीजिए आज से हम 3 महीने, आज हमारा जुलाई चल रहा है, मान लीजिए कोई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को उसने मांगा है, रिजाइन मांगा है, तो 30 सितंबर तक हम छुट्टी देंगे, अक्टूबर 1 अक्टूबर को नहीं देंगे, ये कहा गया। इसका मतलब ये है और दिया जाएगा, ये कहा गया। सैंक्शन ऑफ लीव बाय सुपरवाइजर इन लेवल 6। अभी जो सीएल की बात की थी, सीएल जो है सुपरवाइजर सैंक्शन कर सकते हैं लेवल 6 एंड अबव। सेम यहाँ पे एलएपी एचएपी की बात की है। इसमें दो अलग अलग ऑथो पावर दिए हुए हैं। सेफ्टी कैटेगरी का अलग मामला है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी अलग मामला है। सेफ्टी कैटेगरी में कहा गया ये में सीनियर सुपरवाइजर एक्सेप्ट ऑफिस स्टाफ कैन सैंक्शन लीव एलएपी एचएपी अप टू 15 डेज इन ए कैलेंडर ईयर टू स्टाफ वर्किंग अंडर देम। सेफ्टी कैटेगरी में जितने भी सुपरवाइजर हैं लेवल 6 एंड अबव, वो अपने अंडर में जो भी काम करते हैं उनको मैक्सिमम 15 दिन पूरे कैलेंडर ईयर है 365 दिन के अंदर वो केवल 15 दिन दे सकते हैं सेफ्टी कैटेगरी में। और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में कहा गया है कि एट ए स्टेज एक बार में 15 दिन आप दे सकते हो, साल में नहीं है। तो नॉन सेफ्टी में ज्यादा बेनिफिट दिए हुए हैं, ज्यादा अथॉरिटी दिया हुआ है आपको। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सीनियर सुपरवाइजर होल्डिंग इंडिपेंडेंट चार्ज एक्सेप्ट ऑफिस स्टाफ आर डेलीगेटेड vested with power to grant 50 days LAP HLAP at a time to staff of non-safety categories working under them। यानी एट ए टाइम एक बार में 15 दे सकते हैं, यानी हर बार 15 जितनी भी आपके पास बैलेंस हो दिया जाता है। लेकिन सेफ्टी कैटेगरी में पूरे साल में मैक्सिमम 15 दी जाएगी, यानी एक एक दो दी जाएगी, इसको काउंट किया जाएगा। 15 से ज्यादा नहीं दे सकते आप। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एनकेशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एलएपी वाइल इन सर्विस। तो लीव एनकेशमेंट की जो पावर दिया हुआ है वो दिया हुआ है जेजी सीनियर स्केल जूनियर स्केल असिस्टेंट स्केल, यानी जो भी अथॉरिटी सैंक्शन करता है, लीव सैंक्शन करता है, लेकिन मिनिमम गजिस्टेड ऑफिस होना चाहिए। तो लीव एलएपी का एनकेशमेंट ऑफ लीव जो पावर दिया हुआ है गजिस्टेड को दिया हुआ है, नॉन गजिस्टेड को नहीं दिया हुआ है। इसमें रिमार्क्स में अकाउंट कंकरेंस इज नॉट नेसेसरी, अकाउंट कंकरेंस की आवश्यकता नहीं है। पावर अप टू द फुल एंटाइटलमेंट इन रेस्पेक्ट टू ऑफिसर वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल। जो भी ऑफिसर है उसके अंडर में जो भी काम करते हैं उनका वो सैंक्शन कर सकते हैं। एनकेशमेंट ऑफ लीव इज परमिटेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 डेज एट ए टाइम। तो लीव एनकेशमेंट मिलेगा, मैक्सिमम 10 दिन का एलएपी का मिलेगा। टोटल लीव सो एनकेश ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस शैल नॉट एक्सीड 60 डेज इन एग्रीगेट। मैक्सिमम आप जो लीव एनकेशमेंट लेते हैं, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में पूछ जाते हैं कितनी बार आपको मिलता है। देखिए बार अलग होता है, बार का मतलब 10-10 आप काउंट करते हैं। ऐसा रेलवे बोर्ड ने कहीं भी नहीं कहा कि आप 10 लीजिए, आप 5 भी ले सकते हैं, 5-5 करके भी ले सकते हैं, तो आपका 12 बार हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, रेलवे बोर्ड ने हमेशा ये कहा है कि आप मैक्सिमम 60 ले सकते हो और एक बार में मैक्सिमम 10 लेते हैं। कितनी बार का कहीं रेलवे बोर्ड ने नहीं बोला है, तो आप मैक्सिमम 60 डेज ही ले सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज ऑफ एलएपी शुड बी अवेलेबल टू यूजर क्रेडिट आफ्टर टेकिंग अकाउंट द पीरियड ऑफ एनगेजमेंट एज वेल एज लीव। तो आप जब एनगेजमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 दिन की एनगेजमेंट ली और साथ में आपने 10 दिन की छुट्टी भी ले ली, तो 20 दिन, तो 20 दिन माइनस करने के बाद आपकी बैलेंस मिनिमम 30 दिन का होना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो ये दो कंडीशन है आपकी, मैक्सिमम 10 दिन मिलेगा कैरियर में, आपको मैक्सिमम 60 डेज मिलेगा और आपके बैलेंस में 30 दिन होने चाहिए लीव एनगेजमेंट के बाद बची छुट्टियां। उसके बाद छठा पॉइंट लिखा हुआ है एनकेशमेंट ऑफ एलएपी एज अबव इज टू बी अलाउड एट द टाइम ऑफ अवेलिंग पास ऑफ रेलवे प्रीवियस पास पीटीओ फॉर रनिंग स्टाफ स्टेशन मास्टर रेलवे बोर्ड लेटर। इसमें जो बता दूं आपको कि अभी रिसेंटली कुछ क्लैरिफिकेशन आ गए हैं, तो आपको तो पास पीटीओ लेना है। दूसरा इसमें यह है कि रनिंग स्टाफ के लिए पहले रूल आया था कि आपको पास पीटीओ लेना है, बीच में मना कर दिया था, फिर वापस एक तीसरा लेटर आया, मैं बीच में इसमें एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कहा गया है कि आपको छुट्टी अप्लाई करनी है, पास लेना है। छुट्टी अगर मना कर दी जाती है तो मना का जो रिफ्यूजल रिग्रेट होगा वो चाहिए आपको लगाना, और पास तो चाहिए आपको, तब आपको मिलेगा लीव एनकेशमेंट। कई लोग ये सोचते हैं बीच का एक लेटर है जिसमें कहा कि एक्सक्लूड कर दिया था कि आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, तो रेलवे बोर्ड का बाद का क्लियरेशन जो है मेरे पास है जिसमें कहा छुट्टी अप्लाई तो करनी है, छुट्टी नहीं मिलती है तब आपको, जब रिग्रेट होती है तब आपको लीव एनकेशमेंट वो रिग्रेट का जो लेटर है उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा। और पास पीटीओ अवेल की भी डेफिनेशन आ गई है कि पहले सिर्फ पास लिया था, अभी आपको पास के साथ टिकट भी लेना है, जाने आने का आपको टिकट लगाना है, पास भी लगाना है, तब आपका लीव एनकेशमेंट मिलेगा। अवेल का मतलब ये नहीं चाहिए पास अपने लिया, उसमें जर्नी भी होनी चाहिए आपकी, तब आपको लीव एनकेशमेंट मिलेगा। ये लेटेस्ट रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आता है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव और आता है
हॉस्पिटल लीव, तो ये बता दूं आपको इसके अंदर बोर्ड की, ये जो बोर्ड ने रिसेंटली 2018 में नई लीव इंट्रोड्यूस की है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी की जगह ये आ गया है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव 552 पैरा ऐड किया है, जिसके बारे में कई वीडियो बना चुका हूँ। कोई भी कर्मचारी अगर ड्यूटी पे कार्य करते हुए कार्य के दौरान अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो पहले हॉस्पिटल लीव या डिसेबिलिटी लीव मिलता था, अब उसको WRIL लीव मिलती है। इसमें काफी बेनिफिट, पहले से 4 महीने तक का ही फुल पे मिलता था, उसके बाद हाफ पे मिलता था। इसमें बड़ा अच्छा है, जितनी देर हॉस्पिटलाइज में हॉस्पिटल रहता है वो एंटायर पीरियड उसको फुल पे एंड अलाउंस मिलेंगे। उसके बाद फर्दर आगे के 6 महीने भी मिलेंगे फुल पे एंड अलाउंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ जो है वो हाफ पे मिलेगा, और अपनी HLAP भी उसको ऐड कर देता है, करवा देता है, तो फिर फुल पे मिलेगा। तो अभी काफी अच्छे लिबरल हो गया है इसमें। बस इसमें नेगेटिव बात यही है कि उस जितना टाइम वो WR लेता है, मान ली 6 महीने वो रहता है WRIL में, तो उस 6 महीने का उसको जो 15 LAP का क्रेडिट जो मिलता है और 10 HLAP का, वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो माइनस करना है आपको, पहले देना है फिर माइनस कर देना आपको। और ये 553 554 जो है उसको ओमिटेड हटा दिया, डिलीट कर दिया है इसको। तो ये मैं आपको बता दूं आपको, तो ये हमारा डिसेबिलिटी हट गया है, अभी इसको मैं बात नहीं कर रहा। अब स्टडी लीव के लिए पूछा गया है, तो DRM और CWM फुल पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविजनल कंट्रोल वर्कशॉप। जो कर्मचारी डिवीजन में काम करते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, उनमें DRM और CWM को स्टडी लीव देने का पूरा पावर दिया गया है। फाइनेंस कन्वेंस की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट टू इफेक्ट दैट बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉय इज टू बी फर्निश्ड टू अकाउंट। अकाउंट्स को जो है सिर्फ बॉन्ड भेजा जाएगा, कि जो भी स्टडी लीव के कनेक्शन में जो बॉन्ड बनाया था वो अकाउंट्स को भेजा जाएगा, ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है इसमें, लीव फॉर गोइंग अब्रॉड इंक्लूडिंग प्रायर परमिशन टू लीव स्टेशन। यानी ये एक्स इंडिया लीव की बात कर रहे हैं कि आपको अब्रॉड जाना है, उसकी परमिशन के लिए जो है पहले DRM CWM का अप्रूवल लगता था, अभी थोड़ा सा इसको रिलैक्स किया है। तो JG एंड सीनियर स्किल इंचार्ज जो है उनको अप टू 45 डेज तक की एक्स इंडिया लीव जो है अब JG सैंक्शन कर सकते हैं, या अगर वहाँ JG की पोस्ट नहीं है, सीनियर स्किल की ही पोस्ट है जिस डिवीजन में वर्कशॉप में वो ब्रांच ऑफिसर है, तो 45 दिन तक की वो एक्स इंडिया सैंक्शन करते हैं। और 45 दिन के बियॉन्ड अगर ज्यादा है आपकी 60 दिन 50 दिन, 6 महीना साल, तो मैक्सिमम 2 इयर्स तक की एक्स इंडिया लीव DRM और CWM सैंक्शन कर सकते हैं। फाइनेंस कंप्लेंट की इसमें भी आवश्यकता नहीं है, और बाकी जो रेलवे बोर्ड की जो भी लेटर है वो आपको फॉलो करने हैं। इसमें विजिलेंस क्लियरेंस इसमें भी लगता है, यहाँ लिखा नहीं है इसमें। स्पेशल कैजुअल लीव फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल इंटरनेशनल एंड ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स इवेंट्स स्काउटिंग एक्टिविटीज कल्चरल इवेंट। ये जो बात बताइए इसमें, नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स इवेंट्स है, स्काउटिंग एक्टिविटी कल्चरल इवेंट के लिए जो स्पेशल सीएल की पावर है वो JG सीनियर स्केल को 30 डेज इन कैलेंडर ईयर है। और हेडक्वार्टर में जो POCD वगैरह है उनको 90 डेज फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड 30 डेज इन ऑल अदर केसेस। यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल के 90 डेज तक का पावर दिया। यही पावर DRM ADRM यहाँ पे फुल पावर सेम एज कॉलम 3 ये हो गया आपका। तो ये जो पावर है सेम टू सेम DRM ADRM SAG को भी दिए है डिवीजन में। यानी 90 डेज नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स हैं तो 90 डेज DRM ADRM SAG कर सकते हैं, और बाकी मामलों में 30 दिन का कैलेंडर ईयर में DRM ADRM कर सकते हैं। फाइनेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इंस्ट्रक्शन गिवन बाय रेलवे बोर्ड ऑन क्वांटम और सेल्स, जो रेलवे बोर्ड ने अलग अलग पॉलिसी जो बनाई है कितने की देनी है उसको भी फॉलो करना है सेल का। अगला पॉइंट है इसमें G1 G2 ग्रांट ऑफ 330 डेज स्पेशल CL टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन पर्सन रिकमेंडेड बाय RSPB। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा रिकमेंड किया हुआ कोई किसी को स्पेशल CL देना आउटस्टैंडिंग 330 दिन का, तो वो पावर सभी को दिया हुआ है, JG को भी दिया हुआ है, DRM को भी दिया हुआ है। फाइनेंस करने की इसकी आवश्यकता नहीं, यानी सीधा अगर लेटर दिया हुआ है तो फिर आपको सैंक्शन करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इन कॉम्बिनेशन विथ और इन कंटिन्यूएशन ऑफ LAP HAP, यानी EO लिया हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लिया हुआ, साथ में LAP और HAP को जोड़ के लिया जा रहा है, या बाद में लगाया जा रहा है, या बीच में लगाया जा रहा है, तो ऐसे मामले में आपको पावर जो दी है JG को दी है। अगर वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी JG सभी ग्रुप C के होते ही होते हैं, तो JG को पावर दिए गए इसमें। अकाउंट कंकरेंस की आवश्यकता नहीं, इसके अलावा DRM ADRM को भी दिए गए। लीव टू रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ whom a medical authority has reported there is no reasonable prospect that he will be fit to return duty। कई रेलवे कर्मचारी जो होते हैं वो इनवैलिड वाले जो नजदीक होते हैं, मेडिकल इनवैलिड जैसे होते हैं, वो अगर डॉक्टर को लगता है कि वो कंफर्म है कि अब ये वापस ड्यूटी पर नहीं आ सकते, दे आर कंफर्म दैट एम्प्लॉइज अनफिट टू रिटर्न द ड्यूटी, तो ऐसे मामले में उनको
वो लिख अथॉरिटी देते हैं कि ये आने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे मामले में मैक्सिमम 12 महीने की छुट्टी दी जा सकती है। इसके लिए जेएजी को पावर है, बीइंग अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो जेएजी को मिलेगा पावर, इसमें अकाउंट करने की आवश्यकता नहीं। काउंटिंग ऑफ एक्सटर्नल लीव फॉर इंक्रीमेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि नॉर्मली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो है इन क्वालिफाइंग सेज काउंट नहीं होती, ना तो क्वालिफाइंग सेज में काउंट करते हैं, ना ही इंक्रीमेंट पर्पस में काउंट होती है, लेकिन सर्टेन मामले में क्वालिफाइंग सर्विस और इंक्रीमेंट पर्पस में काउंट की जाती है यूएल। वो दो मामले, एक तो स्टडी पर्पस में दी गई हो या मेडिकल ग्राउंड पे दी गई हो, तो ऐसे मामले में कौन सी अथॉरिटी को पावर दिया गया है, तो उसमें भी सेम अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दिया गया है लगभग लगभग। तो जेएजी को पूरा पावर है, सीनियर स्केल को भी पूरा दे दिया यहाँ पे, और जूनियर स्केल को भी ग्रुप डी के लिए दिया गया। यानी जो अगर कोई ग्रुप डी या लेवल 1 का एम्प्लॉय है और उसने ईओएल लिया हुआ है स्टडी पर्पस में या मेडिकल ग्राउंड पे, तो ग्रुप डी के मामले में, लेवल 1 के मामले में जूनियर स्केल सैंक्शन कर सकते हैं, और बाकी ऊपर के मामले में सीनियर स्केल को भी फुल पावर दे दिया। लेवल 5 नहीं लिखा है यहाँ पे, अप टू लेवल 5, तो ठीक है, हम ये माने कि लेवल सीनियर स्केल भी सभी का अलाउ कर सकते हैं। अकाउंट कंकरेंस की इसमें आवश्यकता नहीं है। पावर आर टू बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ होल्डिंग पोस्ट विच देयर मेक अपॉइंटमेंट, यहाँ लिख दिया, यहाँ लेवल 5 नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ लिख दिया। इस चीज का मतलब ये निकालेंगे कि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सीनियर स्केल ऑफिसर जो है लेवल 5 तक के ही कर्मचारियों को सैंक्शन कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, और जेजी जो है सभी के लिए कर सकते हैं। तो स्टाफ अगर लेवल 1 में है तो जूनियर स्केल ऑफिसर अप्रूव करेंगे, लेवल अप टू लेवल 5 है तो सीनियर स्केल, और अबव है तो जेजी को अथॉरिटी दी गई है कि वो उस पीरियड को काउंट कर सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को इंक्रीमेंट पर्पस के लिए। मैटरनिटी लीव, ग्रांट ऑफ मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है और पुरुष को जो है पैटर्निटी लीव मिलती है, उसके लिए भी जेजी को फुल पावर दिए गए हैं, फाइनेंस करने की आवश्यकता नहीं है। चाइल्ड के लीव जेजी या सीनियर स्केल को पावर दिए गए हैं, जो 730 दिन मिलती है आपको, उसके लिए अकाउंट कंकरेंस की जरूरत नहीं है, फाइनेंस कंकरेंस की आवश्यकता नहीं है, जेजी सीनियर स्केल दे सकते हैं। To grant certificate that a railway servant would have continued to officiate in the post but for his proceeding on leave, कोई कर्मचारी जो ऑफिशियली करता है, हायर पोस्ट पे करता है, तो उसको हायर पोस्ट पे काम करने के बाद जितने साल होते हैं तो उसको इंक्रीमेंट मिलता है हर साल, जैसे हमको मिलता है। किसी वजह से अगर कोई कर्मचारी ऑफिशियली कर रहा है हायर पोस्ट पे और वो छुट्टी जाता है, तो उस पीरियड को काउंट करना है, उसके लिए कौन सर्टिफिकेट इशू करना है कि, तो वो सर्टिफिकेट इशू करने के लिए भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी पावर दिया गया है कि जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी लेवल 1 और आर्टिजन लेवल 2 के लिए जूनियर स्केल ऑफिसर, अप टू लेवल 5 के लिए सीनियर स्केल ऑफिसर, और बाकी सभी के लिए जेएजी ऑफिसर, वो ऐसा सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, फाइनेंस कंकरेंस की आवश्यकता नहीं है। ग्रांट ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव अप टू total period of 15 days in a calendar year and special passes to railway staff who are member of managing committee for attending meetings of the managing committee, including those the board of director and the subcommittee of cooperative credit society and banks, including consumer। जितने भी जो members होते हैं, जो वेरियस टाइप ऑफ मैनेजिंग कमिटीज में जो बताइए, उसकी जो मीटिंग्स होती है उसके लिए स्पेशल सीएल मैक्सिमम 15 दिन की कैलेंडर ईयर में दी जाती है, तो उसके अंदर 15 डेज की सीएल सैंक्शन करने के लिए, स्पेशल सीएल सैंक्शन की पावर को जो भी अधिकारी के जिनके कंट्रोल में स्टाफ काम करता है, वो अथॉरिटी जो है सैंक्शन कर सकती है। फाइनेंस कंकरेंस की आवश्यकता नहीं है, और इसमें लिखा था फैसिलिटी ऑफ स्पेशल एंड स्पेशल पासेज इज नॉट एडमिसिबल टू मेंबर फॉर अटेंडिंग मीटिंग, जनरल एजीएम मीटिंग फॉर द शेयर। देखिए, मीटिंग दो तरह की होती है, तो बोर्ड की जो मीटिंग होती है, बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है, और एक शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। तो बोर्ड की मीटिंग में अलाउ किया हुआ है, जो भी बोर्ड की मीटिंग्स होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग होती है, वहां स्पेशल मिलेगा, लेकिन शेयर होल्डर के साथ जो मीटिंग होगी वहां नहीं मिलेगा, ना तो स्पेशल पास मिलेगा, ना स्पेशल शेयर मिलेगा। तो आज तक के लिए मैं समझता हूँ काफी देर हो गया है, तो मैं अपना आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपका ये वीडियो पसंद आए। प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, उससे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह मेरे वीडियो आगे भी देखने के लिए, उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज कमेंट जरूर करें।